subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आज की जो टॉपिक है फिजिक्स की टॉपिक है। फिजिक्स में हम लोग आज टेस्ट करेंगे। टॉपिक हमारा ये है गति, है ना। गति को देखेंगे। ये मोशन क्या चीज़ है। अगर रियल लाइफ में अगर देखा जाए भौतिकी तौर पे, तो किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन, है ना। भौतिक विज्ञान ये है। भौतिक विज्ञान में गति है। गति वाली जो चैप्टर है वो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। और गति किसी भी क्लास में किसी भी प्रकार की सवाल पुटअप कर सकता है। लेवल कंपटीशन लेवल भी हो सकती है ना, यानी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें गति को हम देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई वस्तु एक स्थान पे है तो ये रुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, ये जो वस्तु है ये रुकी हुई अवस्था में है। और विरामावस्था, रुकी हुई अवस्था को किसी न किसी माध्यम से, रुकी हुई अवस्था को किसी न किसी माध्यम से दूसरे स्थान पर प्रस्तुत कर देना या दूसरे स्थान पर उसको लेके जाना। तो लेके जाने का अर्थ मतलब ये है कि उस पर कोई न कोई बाहरी बल लगेगी और बाहर से बल लगेगा तो फिर वह चल करके ही जाएगा दूसरे स्थान पर। मतलब ये कि कोई भी वस्तु ए स्थान पर से अगर दूसरे स्थान पर जा रही है तो जाने की जो क्रियाकलाप है वही गति कहलाता है। गति करने का जो माध्यम है वो कुछ भी हो सकता है। बस से जा सकते हैं, किसी साधन से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, ढकेल कर वस्तु के दबाव से, प्रेशर से, फोर्स के माध्यम से ही वो जाएगा, है ना। उठा करके जाए, लिफ्ट के साथ जाए, लेकिन उसका माध्यम होना बल ही है। माध्यम जो है उसका बाहर से बल ही लग रहा है, जिसकी वजह से वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है ना। इसे ही हम कहेंगे गति। अब एक होता है सरल रेखीय गति। गति के कुछ प्रकार हैं इसके अंदर। यहाँ हम देखेंगे सरल रेखीय गति, एक समान गति, असमान गति, दोलन गति, वृत्तीय गति। इस तरह के 4-5 कुछ टाइप्स हैं गति के। तो इसमें अगर हम बात करें एक रेखीय गति, तो ऐसी गति जो एक रेखा पर चल रही हो, मतलब कि ऐसी लेवल एक रेखा पर होने वाली जो भी गति होती है वह सरल रेखीय गति होती है। पथ उसकी होगी वह रैखिक होगी, है ना। किसी भी वस्तु का जो कण जा रहा है और आ रहा है तो उसका जो पथ होगा, रास्ता होगा, वह एक रेखा होगा। जैसे एक ट्रेन जो चलती है वो सरल रेखीय लेवल पर ही चलता है। जो ट्रेन की पटरी होती है वह सरल रेखीय गति होती है, यानी कि गति करते हुए सरल रेखा पर वो लेवल से चलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि एक समान गति और असमान गति। एक समान गति का मतलब ये समझिए कि ऐसी कोई मतलब सड़क है और इस पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे करके 4, यानी कि ए बिंदु से चल रहा है बी तक, सी, डी और ई। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे करके है। सब 1-1 मीटर की दूरी पर है ना। एक और फिर इसमें आपका मतलब चलने पर जो चाल है, स्पीड है वस्तु की, मान लीजिए 5 मीटर, 1 मीटर दूरी तय करता है, 5 मीटर, फिर 5 मीटर, यानी कि मतलब समान, कहने का मतलब समान दूरी समान समय में, है ना। समान दूरी अगर समान समय में चलती है तो एक समान गति कहलाएगी। अगर दूरी समान है तो कहीं पे 5 मिनट लग रहा है, कहीं पे 5 मिनट लग रहा है, कहीं पे 4 मिनट लग रहा है, कहीं पे 3 मिनट कवर कर रहा है, तो उसकी समय कम ज़्यादा यदि हो जाती है तो उसकी गति भी उसकी कम ज़्यादा हो जाती है, उसकी स्पीड जो होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो इस स्थिति में वह असमान गति कहलाएगी। तो समान गति वे होते हैं कि समान चाल से चले, और असमान गति वो होता है जो असमान चाल से चले। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात कर, ठीक है, अभी दोलन गति की बात हो रही थी। ठीक है, दोलन गति। तो दोलन गति में, ठीक है, दोलन गति को स्टार्टअप करते हैं, है ना। तो दोलन गति ऐसी होती है जैसे आपने देखा होगा कि दीवार घड़ी, है ना, दीवार घड़ी के जो नीचे पेंडुलम लगी होती है कुछ इस तरह से गति करती है 2 लेवल पे, कुछ इस तरह से गति करती है। इस प्रकार की जो गति होती है इसको बोलते हैं दोलन गति, है ना। इस प्रकार की जो गति होती है इसको बोलते हैं दोलन गति।
जो दीवार जो घड़ी होती है उस दीवार घड़ी के नीचे लगी हुई पेंडुलम जो चलती है ना। और अगर एक लड़की झूला झूलती है तो झूला झूलने वाली भी जो गति होती है वह गति होती है दोलन गति, ठीक है ना। दोलन गति में एक निश्चित आयाम होता है, निश्चित आयाम के तौर पे वह गति करता रहता है और उस दोलन गति में एक निश्चित आवृत्ति होती है, उस पर भी गति होती है ना। निश्चित आवृत्ति, निश्चित अंतराल, निश्चित समय अंतराल, फिर निश्चित आयाम, तो इस गति को हम बोल देते हैं दोलन गति। वृत्तीय गति की हम एग्जांपल दें तो वृत्तीय गति वे गति होती हैं जो वृत्त लेवल पे गति करती हैं। वृत्त लेवल पे गति का मतलब ये कि जो क्लॉक में जैसे जो घड़ी होती है वो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, उन सब की गति होती है जो वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति थोड़ी सी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा इसको डेवलप करने के बाद, है ना। फिलहाल हम अदिश राशि और सदिश राशि को हम देखते हैं, है ना। सदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और अदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ होती है इसमें, एक होता है परिमाण, है ना, और दूसरा होता है परिमाण होता है और दूसरा होता है दिशा। ये दो चीज़ जिसमें अवेलेबल है, ये दोनों चीज़ अगर है अवेलेबल, परिमाण है और दिशा दोनों हैं, तो वह हो जाती है सदिश राशि, ठीक है। इसको बोल देते हैं वेक्टर। अगला चीज़ है अगर परिमाण है और दिशा नहीं है तो यह वो हो जाता है अदिश, यानी ये रहा सदिश और अदिश। अदिश में नाम से ही देखिए अदिश जिसमें दिशा न हो, परिमाण हो, अदिश राशि। सदिश यानी दिशा सहित जिसमें दिशाएं हो और परिमाण भी हो, वह सदिश राशि होती है। इस तरीके से अदिश राशि और सदिश राशि को मैंने कवर किया। अदिश राशि में अगर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इस तरह से कार्य, सामर्थ्य, तापमान, वैद्युत धारा, है ना, ये सब के सब हो जाते हैं, दाब, ये सब हो जाते हैं अदिश राशि। सदिश राशि की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हो जाता है वेग, त्वरण, है ना, वेग, त्वरण और संवेग, आवेग, जो मतलब कि दिशाओं से होकर के बल की भी दिशा होती है। तो जिसमें दिशाएं व्यक्त होती हैं, जिस मात्रक में, जिस राशियों में भी दिशाओं की अभिव्यक्ति होती है परिमाण के साथ साथ, वह सदिश राशि हो जाती है। तो मेरे ख्याल से सदिश राशि और अदिश राशि में कोई डाउट है नहीं। अब हम बात करते हैं दूरी। दूरी है और विस्थापन है, दिखने में तो दोनों एक जैसे लगता है। दोनों का अगर देखा जाए तो एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिस्टेंस। अब अगर दोनों में हम डिफरेंस अगर हम देखें तो सिंपल से समझ लीजिए, जो डिस्टेंस होती है वह अदिश राशि होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वह सदिश राशि होती है। पहला डिफरेंस। इसमें अगर हम बात करें दूरी है क्या, तो जो व्यक्ति चलता है जिस मार्ग पर, है ना, व्यक्ति जो चलता है जिस मार्ग पर, उस मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है तो यह जो लंबाई हमारी मार्ग की है, इस मार्ग की लंबाई को हम क्या बोल देंगे, दूरी कह देंगे, है ना। अगर कोई पॉइंट और है जो बी से यहाँ से सी तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे सी तक जा रहा है, तो व्यक्ति आने के लिए देखिएगा ए से बी तक जाएगा, है ना, ए से बी तक जाएगा और फिर बी से पुनः ये सी पॉइंट पर जाएगा। तो मतलब ये पूरी दूरी तय करते हुए जाता है। ए से वी तक जाएगा, वी से सी तक जाएगा। ये जो ये आपका जो पथ की लंबाई है, इस पथ की लंबाई को पूरी कंप्लीट करते हुए सी तक वह जाएगा तो दूरी कहलाएगा। दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। अब इसमें अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट की, तो प्रारंभिक दूरी और अंतिम जो बिंदु की जो स्ट्रक्चर होती है, प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी होती है वो भी बिल्कुल न्यूनतम, जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वह होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। यानी कि अगर हमें दिशा अगर देखना होगा ना, विस्थापन का मतलब, विस्थापन करने का मतलब हम ये चेक करेंगे कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए। तो हम सीधा मैं तय करूँगा कि कहाँ पहुँचना है। तो अगर मुझे बी सी तक पहुँचना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सीधा विस्थापित करूँगा यहाँ से, यानी हमें शॉर्टेस्ट दूरी रिकवर करनी हुई। हमें यह दूरी, अगर यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ गए तो मैंने दूरी तय किया, या कोई दिशा निर्धारित नहीं थी।
लेकिन अगर हमें विस्थापन देखना है तो विस्थापन ए से सी तक डायरेक्ट निकलेंगे, यानी कि न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। मार्ग की न्यूनतम दूरी जो आ रही है वह विस्थापन है, जो दिशा पर भी डिपेंड है। लेकिन जो दूरी होती है वो दिशा पर डिपेंड नहीं होती, और जहाँ तक जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे जाता रहेगा जो दूरी होती है। समझ में आ रही है ना। जो दूरी होती है और लास्ट वाली जो D2 है में से D1 को घटा देते हैं, फाइनल D निकल जाता है। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। जो लास्ट वाली दूरी बिंदु होती है वहाँ से और पहले वाली दूरी बिंदु को घटा दिया जाता है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल जाती है, ये होती है विस्थापन। ठीक है, तो मैंने बताया विस्थापन को जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वो विस्थापन, और जो दूरी होती है पूरी पथ की लंबाई होती है वो मार्ग है ना। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा दूरी और विस्थापन। इन दोनों की अगर देखा जाए मात्रक, तो दोनों की मात्रक होती है मीटर, दोनों की मात्रक मीटर होती है। दोनों की मात्रक अगर किलोमीटर में नापते हैं तो किलोमीटर हो जाएगी। दोनों की मात्रक अगर हम फुट में नापते हैं तो फुट में भी दोनों का मात्रक सेम होता है, फुट भी होगा, है ना। तो इस कंडीशन में दूरी का मात्रक जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट का मात्रक हो जाएगा, है ना। तो ये है अंतर दोनों में। अगर हम दूरी को देखेंगे तो दूरी हमेशा जो होती है या तो शून्य होगा, ठीक है, या तो शून्य दूरी, वह दूरी है ही ना, और या धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। कोई ना कोई अंक यदि आएगी तो दूरी मानी जाएगी। शून्य जो दूरी होती है वो दूरी नहीं होती है। अगर मान लिया जाए दूरी शून्य है तो मतलब रुकी हुई अवस्था में है ना। अगर कोई भी वस्तु दूरी शून्य आ गई उसकी, तो अब वस्तु है रुकी हुई अवस्था में, तो मतलब ये दूरी शून्य नहीं ली जाती है ना। दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो दूरी होता है हमेशा धनात्मक होता है, और जो विस्थापन होता है वह धनात्मक तो होता ही है, साथ साथ अगर विस्थापन का मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है, यानी दिशा पीछे की तरफ भी लौट सकती है, दिशा आगे की तरफ भी जा सकती है, और वह वहीं रुक भी सकती है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो उसका मान धनात्मक भी होगा और उसका मान ऋणात्मक भी होगा और उसका मान 0 भी हो सकता है। ये तीनों स्थितियाँ पॉसिबल है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। ये तीनों स्थितियाँ पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट में। तो ये रहे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर, और यह है दूरी और विस्थापन में अंतर। अब अगर हम बात करें चाल की, और चाल और वेग की, तो चाल और वेग जो होते हैं वह दूरी और विस्थापन पर ही डिपेंड होते हैं। स्पीड समय पर, है ना, समय और गति पर उसके डिपेंड होती है, उसकी दूरी पर और समय पर डिपेंड होती है। कोई भी दूरी कितना समय में चली गई, है ना, कोई भी दूरी कितना समय में चली गई, तो जो डिस्टेंस होती है और जो टाइम होती है, इन सब के बीच में रिलेशंस होती हैं। जैसे बोल दिया जाता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे यार आप देख सकते हैं चाल का मतलब अगर देखा जाए तो एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी कितने समय में कितनी दूरी तय किया वह उसकी स्पीड डिपेंड करती है। यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अभी मैंने दूरी का मात्रक क्या बताया, मीटर, और समय का मात्रक आप लोग जानते ही हैं सेकंड होता है। यानी मीटर प्रति सेकंड जो होता है यह चाल का मात्रक होता है। चाल का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस हिसाब से ये चाल है। और अगर आप समझ सकते हैं कि अगर दूरी आपका अदिश है तो निश्चित है कि ये आपका सदिश हो नहीं सकता। ये दूरी बटे समय है, तो अभी मैंने बताया दूरी क्या है, अदिश राशि होती है। जब ये दूरी अदिश राशि है तो चाल भी आपका अदिश राशि होती है। कंफर्म। तो इस तरीके से चाल आपका अदिश राशि हो गया। अब अगर हम बात करें वेग की, तो वेग के अंदर चाल की तरह काम करता है वेग भी, चाल की तरह काम करता है वेग भी, लेकिन वेग में क्या होता है, दिशा कंफर्म होती है। और वेलोसिटी को अगर हम देखें, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। अगर देखा जाए वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटे समय होता है। अब देखिए विस्थापन वाली जो दूरी है
है ना। ये जो विस्थापन वाली दूरी में कवर कराया था, मैं बता रहा था, विस्थापन वाली दूरी को जिस समय में जितने समय में चलती है वहाँ पर चाल नहीं बल्कि वेग होता है। और वेग का भी अगर देखा जाए तो आप डिस्प्लेसमेंट का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हुआ। मतलब ये जो चाल होता है और वेग होता है दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। डिफरेंस इतना ये होता है कि डिस्टेंस अदिश है तो चाल भी अदिश हो गया, और डिस्प्लेसमेंट सदिश है तो वेलोसिटी भी आपका सदिश हो गया। इस तरीके से चाल और वेग में अंतर, ये चाल और वेग दूरी और विस्थापन पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी वस्तु चलती है, अगर कोई भी वस्तु चल रही है और बीच में कहीं रुकावट या अवरोध, ब्रेक लगने पर या फिसल जाने पर या घर्षण न लगने से या बल न लगने से कोई अवरोध उत्पन्न होती है या उसकी वेग में परिवर्तन होती है तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। कहीं न कहीं त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, है ना। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अगर त्वरण को देखा जाए, त्वरण को देखा जाए तो ये a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, है ना। देखा जाए तो वेग का मात्रा अगर देखा जाए तो मीटर प्रति सेकंड होता है और बटे ये समय अंतराल का मात्रक भी सेकंड होता है। दोनों को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर त्वरण की मात्रा की बात किया जाए तो त्वरण आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण ये होता है जो गति में अवरोध होता है या गति के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वही होती है त्वरण। त्वरण को हम मंदक भी कह सकते हैं। त्वरण कभी क्या होता है, खूब फास्ट हो जाता है। त्वरण कभी कभी जीरो हो जाता है। त्वरण कभी कभी माइनस में चला जाता है जिसे मंदक बोलते हैं। कभी कभी त्वरण माइनस में भी चला जाता है जिसको मंदक बोलते हैं। एकदम कम त्वरण लग रही है, ज़्यादा त्वरण लग रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड घट रही है, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की ही बात होती है। एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं त्वरण। अब थोड़ी बहुत गति की समीकरण है, हल्की सी मैं गति की समीकरण को प्रूफ तो नहीं लेकिन गति की समीकरण की थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हाँ इसको मतलब गति की समीकरण होती क्या है। गति की समीकरण में अगर हम बात करें तो जो भी चाल है, वेग है, दूरी है, समय है, उसी के बीच एक रिलेशन है ना। उस रिलेशन को हम समझेंगे। जो गति का पहला समीकरण होता है v = u + at होता है ना। और दूसरा जो होता है s = ut + ½ at स्क्वायर होता है। और तीसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन है v² = u² + 2as होता है। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस होते हैं। और ये तीन इक्वेशन में आप अगर हम देखें तो ये जो v होता है ना वह क्या होता है, अंतिम वेग। ध्यान से समझोगे, जो वेग v होता है वो अंतिम वेग होता है, u जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। याद रखिएगा, इंग्लिश में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। और फिर इसके अंदर जो a होता है इसको त्वरण बोलते हैं। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन। जो t होता है इसको बोलते हैं समय, है ना। इसमें जो भी चीज़ें हैं, v आपका फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन त्वरण और t टाइम माने समय। और इस कंडीशन में इसमें एक और है यस जो है वो क्या है, विस्थापन है। तो इस कंडीशन में ये आपके तीनों समीकरण के जो वे मान हैं जो आपके समीकरण में दिए गए हैं, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2as, ये जो कि गति के समीकरण होते हैं। इनको गति का समीकरण लाने के लिए कई मेथड होते हैं, समाकलन मेथड के द्वारा, ग्राफी विधि के द्वारा, इक्वेशन के विधि द्वारा, कई मेथड से इसको डिराइव किया जा सकता है। फिलहाल मैं इस चीज़ को डिराइव अगली क्लास में या अगली क्लास वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है कि क्लास में, और ये चैप्टर
जो भी हो, ये गति से संबंधित क्लास 9, 10, 12, 11 सभी क्लास के लिए ये विज्ञान की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है। इन सब को लेकर के हमेशा डाउट पे रहते हैं। इक्वेशंस क्या है, इसको फुल वॉच करने के बाद समझ में आएगी। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में या अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.